तो कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम सर के उद्बोधन से प्रारंभ करते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है, ये कार्यक्रम कहाँ से क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में सर आपसे चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ध्यान से सुनिए। सर अपने बीच में आपकी बातें रख रहे हैं। जी हाँ, सुनिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर आपसे चर्चा करेंगे अभी। से निवेदन है कि जो साथी अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो थोड़ा सा आप उनको या तो हो सकते हैं फ़ोन ला के ज़रा बोल दीजिए कि वे भी शीघ्र इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। पहला जो हमारा सेशन होगा 11:30 से 1 बजे तक है, जिसमें निवाली ब्लॉक है, सेंधवा ब्लॉक है एवं पार्टी विकास खंड के शिक्षक इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। इसके उपरांत हमारा सेकंड सेशन जो होगा 2 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें पानसेमल, ठिकरी, राजपुर एवं बड़वानी के शिक्षक जो है प्रतिभागी बनेंगे। तो आप सभी का डाइट परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार यह प्रशिक्षण प्रतिमाह आयोजित होगा। यह प्रथम चरण है। 22 सितंबर को जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद रखा गया है, जिसमें हम सभी मिलकर एक किसी टॉपिक पे, किसी बिंदु पे चर्चा करेंगे। एक टॉपिक हमें जो है भोपाल से दिया गया है। उस टॉपिक पे हम जो हमारे साथी हैं, KRPs हैं, MTs हैं, वे सभी अपनी अपनी बात रखेंगे। और जो भी क्यूरीज है, जो भी प्रश्न है आपके, आप अंत में जब यह प्रशिक्षण समाप्त होने वाला रहेगा, उसके 5 मिनट पहले आप अपनी क्यूरीज या अपने प्रश्न जो भी है वो पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सभी से निवेदन है कि आप अपने मोबाइल को म्यूट पर रखें। जो भी बात कहना है आप या तो चैट बॉक्स में कह सकते हैं या अंत में आपको समय दिया जाएगा, तब अपनी बात आप रख सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुभारंभ के लिए मैं डाइट प्राचार्य महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं। वे आपसे चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महेश कुमार निहाले अभी ही डाइट में ज्वाइन हुआ हूं और शैक्षिक संवाद में आपके साथ सहभागिता करने का मेरा पहला अवसर है। आज 22/9/22 को बड़ी अच्छी तारीख है और आप सभी 3 ब्लॉक लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करूं कि हमारे जो शेष साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं वे भी धीरे धीरे जुड़ जाएं। विशेष करके मेरे जो पुराने साथी हैं BRC सेंधवा, सुभाष सोलंकी अनरिचेबल हैं, कृपया उन्हें भी अवगत कराएं कि वो जुड़ जाएं। इसमें जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद का यह प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है और इस शैक्षिक संवाद में 1 से 8 के सभी शिक्षक, BRC, BSc, CSC और हमारे यहाँ से डाइट के पूरा स्टाफ, समस्त एकेडमिक स्टाफ आपके साथ में है। आज का टॉपिक है हमारा जीवंत विद्यालय में प्रिंट समृद्ध वातावरण का महत्व। इस विषय पर आपसे चर्चा होगी।
इसमें समस्त KRPs भी उपस्थित हैं और DRPs चर्चा करेंगे आपसे। साथ में यदि किसी साथी को बीच में, जैसा कि अभी सर ने बोला है, यदि आपको कुछ बात करना है, पूछना है, अपनी बात रखना है, तो कृपया इस जो 11:30 से 1 के बीच का समय है, इसके अंतिम समय में आप बात करें। और इसके लिए 5 या 10 मिनट का आपको समय दिया जा रहेगा लास्ट में, तो उसमें आप अपनी बात रख दें, ताकि बीच में हम सभी को अभी म्यूट कर रहे हैं, ताकि कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो हमारे इस कार्यक्रम के बीच में। और यदि आप ठीक से सुनेंगे और उसे आप लिखते भी रहेंगे, अपनी डायरी में मेंटेन करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। थैंक यू। ये नहीं होगा, फिर ये चलेगा। ये बनवा तो चालू हो जाएगा। नहीं, ऐसा थोड़ा तो हाथ से बोलने की दृष्टि से कुछ नहीं कितना चलेगा, ये चलेगा तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। धन्यवाद सर। सर के द्वारा कार्यक्रम के बारे में बतलाया गया है आपको। कार्यक्रम की अगली मैडम से भी निवेदन करूंगा कि वे भी इस शैक्षिक संवाद जो जिला स्तरीय है इस पे बारे में चर्चा करें। आदरणीय और मैडम। थैंक यू सर। साथियों सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जरा हाथ खड़े कर दीजिए यदि आ रही हो तो। ऑडिबल है? आपको मेरी आवाज सुनाई आ रही है? यदि आ रही है तो हाथ खड़ा करके बताइए जरा, एक दो जन। ओके। आज के इस प्रथम जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद में आप सभी का डाइट परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी शिक्षक साथियों की पूरे समय इसमें सहभागिता रहेगी। और ये शैक्षिक संवाद आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि संवाद का मतलब ये होता है कि हम किसी अच्छी बात, कोई अच्छी बातें करके किसी निर्णय पर पहुंचे। हम सभी हिंदी के ज्ञाता हैं, हम जानते हैं संवाद और विवाद दोनों विरोधार्थी शब्द है। हम संवाद कर रहे हैं। संवाद का मतलब ये होता है कि अंत में हम किसी सकारात्मक निर्णय पर पहुंचे और ये साझा की जा रही है बातें। हम सब अपने अपने विचार रख रहे हैं जिससे हम अपने विद्यालय को और अधिक बेहतर बना सके। आज के हमारे शैक्षिक संवाद का विषय है जीवंत विद्यालय में प्रिंट समृद्ध वातावरण का महत्व। तो थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहूंगी कि हम सब विद्यालय जानते हैं, अब इसमें एक शब्द जुड़ गया है जीवंत। तो जीवंत से हमारा क्या तात्पर्य है? जीवंत वो होता है जो गतिमान है, जो समझ सकता है। तो हमें विद्यालय में ऐसा एक हंसी खुशी का माहौल बनाना है जिससे कि टीचर और विद्यार्थी दोनों के बीच में एक रैपो बिल्डिंग रहे। हमारे कक्षा 1 और 2 के जो शिक्षक है वो जानते हैं कि किस तरह से बच्चे स्कूल में आते हैं और उनको किस तरह से संभालना होता है। हमारे ये शैक्षिक संवाद में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा बच्चों के साथ में एक रैपो बिल्डिंग होना चाहिए। बच्चों को हमें देखकर खुशी होना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। हमारे साथ में CAC जुड़े हैं, BAC जुड़े हैं, BRC भी जुड़े हैं। BRC सेंधवा उपस्थित हैं? BRC सेंधवा से बात हो गई मैम। सेंधवा से बात हो गई, वो जस्ट जो BRC निवाली। सेंधवा से BAC कौन है? सेंधवा से BAC सुन रहे हैं मेरी आवाज? मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें हमारे BAC CAC साथी भी जुड़े हैं। तो
उनके लिए मेरा ये कहना है कि हम जब शालाओं में मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें मॉनिटरिंग के स्थान पर मेंटरिंग करना है। मॉनिटरिंग तो करते ही हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि शिक्षक बच्चों के साथ में एक रेपो बिल्डिंग करके रहे, तो इस शैक्षिक संवाद में बीआरसी, बीएससी और सीएससी को इसीलिए जोड़ा गया है कि हम सब मिलकर, केवल अकेले शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती है, हम पूरे अमले की ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने विद्यालय को जीवंत विद्यालय बनाकर रखें, कि एक वहां पर स्वस्थ माहौल रहे, बच्चा भी अपनी बात कह सके, शिक्षक भी अपनी बात कह सके, वो है जीवंत विद्यालय। और बाकी तो सारी जो बातें आती हैं इसमें कि संसाधन, भौतिक संसाधन पर्याप्त होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, मध्याह्न भोजन की क्वालिटी होना चाहिए, पुस्तकें होना चाहिए, ये सब उसके एक भाग है, लेकिन एक मानवीय जो एस्पेक्ट होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दूसरी बात इसी में आ रही है कि प्रिंट मीडिया, तो हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल हम सभी के पास में है, तो इसके माध्यम से हम बच्चों को कुछ रोचक गतिविधियां हम दिखा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे बच्चे एंड्रॉइड मोबाइल को ऑपरेट करना हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो उस एंड्रॉइड मोबाइल पर है, हम उससे यूट्यूब से या जिससे भी करना चाहते हैं डाउनलोड करके थोड़ा सा कुछ बच्चों को बताया जा सकता है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्राइमरी स्कूल है, हमारे यहाँ पर प्रिंट मीडिया नहीं है, जो भी, और कुछ उसमें हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास करें कि आप सभी, हमारे जितने भी साथी आज जुड़े हैं, प्राथमिक शिक्षक से लेके बीआरसी तक, सभी के पास कुछ न कुछ प्रतिभाएं हैं। आप अपनी प्रतिभाओं का यूज करके भी कुछ ऐसा रोचक टीचिंग एड बना सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चे का इंटरेस्ट जागे। केवल हम इसी बात पर निर्भर न रहें कि हमारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स बोल देते हैं अरे नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो हम कितना जीवंत नेटवर्क है। टीचर कोई कम है? टीचर अपनी क्लास का राजा होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। टीचर खुद कितना जीवंत है, तो कोई बात नहीं, जिस दिन नेटवर्क नहीं हो तो उसका यूज ना करे। तो चलिए मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करती हूँ और इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ में हम अपने शैक्षिक संवाद की शुरुआत करते हैं कि हम अपने विद्यालय को बहुत अच्छा बना सकेंगे और विद्यार्थी वहां पर खुशी खुशी पढ़ें, उसको बोझिल ना लगे। तो अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे और आपके भी जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो, जैसा अभी जोशी जी ने बताया है कि चैट बॉक्स में डालिए या फिर आपको बाद में मौका दिया जाएगा तो उसमें फिर आपको बताना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ में जिला शिक्षा केंद्र से एपीसी महोदय श्री लोनारा सर भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और सर से भी निवेदन करता हूं कि सर भी हमें इस कार्यक्रम के अवसर पर कुछ दो शब्द कहने का कृपा करें। आदरणीय लोनारे सर। धन्यवाद सर। और आज के शैक्षिक संवाद में जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, एक विशेष उद्देश्य को लेकर जिला शिक्षा केंद्र और डाइट बढ़वाने के द्वारा इस शैक्षिक संवाद का आयोजन किया गया है। थीम इसकी जो है वो राज्य से निर्धारित थी और आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जीवंत विद्यालय की कितनी आवश्यकता होती है। पठन पाठन की गतिविधियों में जब तक कि जीवंत वातावरण नहीं हो, विद्यालय जीवंत नहीं हो और स्टूडेंट्स की भागीदारी नहीं हो, शिक्षक की सक्रियता नहीं हो, तो वो विद्यालय में जब गतिविधियां होती है उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। तो काफी सामयिक विषय है जिस पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, साथी हैं, उन्होंने काफी मेहनत की और आपसे वो अपने विचार साझा करेंगे। आप लोगों को भी इस बारे में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, तो आप भी सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी करें। मैं जो अभी के 2-4 जो विषय हैं, सामयिक विषय हैं, जिस पर 2 मिनट के लिए फोकस करना चाहूँगा, आपका अटेंशन चाहूँगा। सबसे पहले तो अभी
जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भराए जा रहे हैं। उसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रत्येक विद्यालय से, जितने भी हमारे मिडिल स्कूल से, उसमें 15 से 20% विद्यार्थियों की सहभागिता को अनिवार्य किया है। तो आप सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे बीएससी सीएससी साथी हैं, उन लोगों को भी मैं आप इस माध्यम से बोलना चाहूंगा कि वो लोग सक्रियता पूर्वक इसमें रुचि लेकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवाएं, क्योंकि अगले तिमाही में जो जिले की ग्रेडिंग होगी वो इन्हीं सब चीजों पर आधारित होगी। तो हमें जितनी ज्यादा संख्या में बच्चों को हम इसमें भागीदारी करवाएंगे, उतना ज्यादा हमारे जिले को इसमें पॉइंट्स मिलेंगे और हमारा जिले की रैंकिंग ऊपर होगी। दूसरा एक जो कार्यक्रम चल रहा है, चैटबॉट आधारित जो मूल्यांकन होता है, जो पहले हम जिसको व्हाट्सएप मूल्यांकन के नाम से जानते थे, तो वो भी चल रहा है। अभी 62वां सप्ताह है उसका, और हमारे जिले के कुछ विकास खंड से तो भागीदारी संतोषजनक है, लेकिन मैक्सिमम विकास खंड, जैसे हम अगर बात करें पार्टी की बात करें, सेंधवा की बात करें, तो वहां से पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है और इसका सीधा असर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्विज होती है, प्रश्न आते हैं, बच्चों को आगे चलकर जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए तैयारी का एक अवसर मिलता है। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप अपने अपने विद्यालय के अधिकतम विद्यार्थियों को इसमें शामिल करें। बहुत रोचक गतिविधियां हैं और इसमें बहुत कम समय लगता है और शिक्षक अपने खुद के मोबाइल से भी इसको करवा सकते हैं। और हमारे पास भी एक अभ्यास के लिए नई नई चीजें होती है कि हम उसका उपयोग करके और उन चीजों को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो उसमें भी आप लोगों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। तीसरा, अभी इस साल से एक इंटीग्रेशन, जो आप लोग पहले जानते थे कि हिंदी ओलंपियाड होता था, गणित ओलंपियाड होता था, विज्ञान ओलंपियाड, तो उसका एक इंटीग्रेटेड ओलंपियाड होने वाला है जो नवंबर के आखिरी सप्ताह में होगा। और इसमें भी हमें राज्य शिक्षा केंद्र से निर्देश दिए गए हैं कि अधिकतम विद्यार्थियों की हम उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। तो इस चीज को भी आप देख लीजिए, क्योंकि विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ केवल ये नहीं हम सोच सकते कि केवल पठन पाठन से ही हम अपने आप को सीमित रखें। विद्यार्थियों का चहुमुखी बहुमुखी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य होता है। और इसके लिए अलग अलग तरह की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, सारी चीजों में हमें विद्यार्थियों को भागीदारी करवाना चाहिए। तो ये अगर हम आज के थीम से भी जोड़ें तो जीवंत विद्यालय में ये चीजें भी एक अनिवार्य हिस्सा होती है। तो ये 3-4 बातें जो थी, इसको आप लोग गंभीरता और अधिकतम विद्यार्थियों की सहभागिता करवाएं, ताकि लगे कि हमारे जिले में भी हम लोग, हमारे शिक्षक साथी काफी उत्सुक हैं नवाचार करने के लिए और विद्यार्थियों के हित के लिए वो सारे कार्य करने के लिए उत्सुक हैं जो जरूरी है। पहली और दूसरी में जैसा साथियों FLN के माध्यम से शिक्षण चल रहा है, मुझे उम्मीद है, जैसे अभी तक की रिपोर्टिंग है, कि हमारे जिले में इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लागू कर रहे हैं। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी है। इस बार की जो हमारी रैंकिंग हुई थी उसमें इसमें हमें बहुत सारे मतलब अप्रिशिएशन भी मिला है। तो आप लोग इस कार्यक्रम को भी काफी अच्छे से चलाएं। आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जितने भी मेंटर्स साथी हैं, जितने भी KRPs हैं, वो आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। तो ये 3-4 चीजें जो वर्तमान के लिए समसामयिक है, ये इस पर मेरी बात थी। अब आगे के लिए मैं हमारे साथियों को माइक हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे साथ में भोपाल से श्री देवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हम डाइट परिवार बड़वानी उनका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सर से भी निवेदन है कि वे भी इस अवसर पर 2 शब्द कहें। श्री शर्मा सर, देवेंद्र शर्मा सर, भोपाल से। चलिए, सर से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। क्योंकि ये कार्यक्रम, नमस्ते सर। सर स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। डाइट से जुड़े हुए हमारे सारे KRPs को और जो शिक्षक साथी हमारे जुड़े हैं, जितने BRC जुड़े हैं, उन सभी को नमस्कार करता हूं।
और आशा करता हूं कि ये जो हमारा शैक्षिक संवाद हो रहा है ये प्रिंट रिच माहौल को, प्रिंट रिच क्लासरूम की समझ को और उसकी बातों को हर एक शिक्षक तक लेकर जाएगा। और आप लोगों का जो डाइट का मार्गदर्शन है, जो हमारे केआरपी साथियों का मार्गदर्शन है, उससे सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ में अपनी कक्षाओं में इन चीज़ों को करेंगे और बच्चों को लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम शैक्षिक संवाद कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। आज की जो हमारे साथी हैं ये भी हमारे साथ में हमारे साथ में केआरपी ग्रुप में श्री सोलंकी सर है, मुन्नालाल सोलंकी जी, जो पीएस रेगुन में पदस्थ हैं। साथ में श्री रमेश सुनेजा सर हैं, जो पीएस धनौरा में पदस्थ हैं। इसके अलावा श्री राकेश व्यास सर हैं, जो 5 उत्तर में पदस्थ हैं। श्रीमती सुनीता काग मैडम है, जो लोनसरा खुर्द में पदस्थ है। और मैं स्वयं मनीष जोशी शासकीय माध्यमिक विद्यालय भिलखड़ा में पदस्थ हूँ। इसके अलावा रघुवीर सोलंकी सर है हमारे साथ में, जो पीएस ऊपरी फलिया सिलावत में पदस्थ हैं। क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है उसके लिए समय कम है, थोड़ा सा आप सभी से निवेदन है, आप लोगों को एक वीडियो दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम से संबंधित एक वीडियो देखिए आप, उसके उपरांत एक पीडीएफ है, उसके उपरांत फिर हम चर्चा का दौर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताया गया है कि ये शैक्षिक संवाद किस प्रकार के होना चाहिए। सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी कर्तव्य पर समान अवसर मिलता है। विषय एवं समय अवधि पूर्व निर्धारित है तथा संवाद के दौरान इसका पालन किया जाता है। चर्चा के दौरान विद्यालय के पर्यवेक्षक तथा शिक्षकों एवं बच्चों की आवश्यकताओं से जुड़े कम से कम 3 से 4 उदाहरणों को साझा किया जाता है। संवाद के द्वारा प्रतिभागियों से संवाद की प्रक्रिया एवं उपयोगिता पर फीडबैक एक प्रभावी शैक्षिक और प्रतिभागी संवाद के दौरान सहजकर्ता की भूमिका की महत्वपूर्ण पहलू निम्न है। ध्यान रखना कि अकादमिक अनुभवों का अलावा समूह में बराबर रूप से सभी अपने विचार ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें यह बताया गया है कि वास्तव में एक सफल शैक्षिक संवाद किस प्रकार से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ एक सहजकर्ता होता है जिसकी भूमिका क्या होती है। इसके उपरांत एक छोटा सा पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ हम देखेंगे इसको। इसके सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है, जीवंत विद्यालय में प्रिंट समृद्ध वातावरण का महत्व, हमें इस टॉपिक को लेकर चर्चा करनी है। हमारे साथ में सभी साथी मौजूद हैं, हम सभी से इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आपको भी कुछ अच्छा सुझाव आ रहा हो तो निसंदेह अपनी बात आप रखें, आपको अवसर दिया जाएगा। या चैट बॉक्स में कोई समस्या हो तो आप उसको लिख सकते हैं। तो एक जीवंत विद्यालय से हम क्या अभिप्राय समझते हैं सर? एक जीवंत विद्यालय किसे कहेंगे हम? जीवंत विद्यालय से तात्पर्य ऐसा विद्यालय होना चाहिए कि वो जीवंत लगे, जिसको देख के हम बता सके कि हाँ ये विद्यालय जीवंत है।
सर, जीवंत विद्यालय का तात्पर्य हम बताने से पहले यह जानना चाहें कि जीवंत का मतलब क्या होता है। आखिर जीवंत शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवंत शब्द का अर्थ होता है जीता जागता या प्राणवान होना या जीवित होना। अब इस परिप्रेक्ष्य का, इस शब्द का अर्थ यदि हम उस विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में लें तो हम क्या कह सकते हैं कि जीवंता का मतलब विद्यालय परिप्रेक्ष्य में विद्यालय किस प्रकार का जीवंत हो। विद्यालय का जीवंत होना मतलब ये अनिवार्य नहीं कि वहां पर सुरक्षा और स्वच्छता हो तो वो जीवंत माना जाए, परंतु उसके साथ साथ यह बात होनी चाहिए कि अपितु यह रहे कि वो कम से कम विद्यालय का शिक्षकों के साथ संबंध होना, मधुर संबंध होना। दूसरी बात, विद्यालय का अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब जीवंत हो। विद्यालय की शैली, विद्यालय का क्रियाकलाप, ये सब जीवंत हो। वो किस प्रकार से जीवंत हो सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि हमें देना है बच्चों को, तो अपनी शिक्षा को हमें जीवंत बनाना होगा। और शिक्षा को जीवंत कब बनाएंगे हम? जब हम अपनी क्रियाशीलता को, अपनी क्रियाकलाप को जीवंत कर पाएंगे। या हम ये कहें कि हम अपनी गतिविधियों को उसमें ऐसी जान डाल दें, हम उसके लिए ऐसा प्राण भर दें हमारी उस गतिविधि शिक्षा में कि बच्चा मधुर होकर, मतलब आकर्षित होकर हमारी ओर आए और वह हमसे जुड़ जाए। जैसे आदरणीय हमारे भाई साहब ने, जब हमारा शैक्षिक समाज प्रारंभ नहीं हुआ तो चर्चा में आदरणीय भाई साहब ने कहा था, हमने मनीष जी ने कहा है जो हमारे विद्यालय का एक ऐसा उदाहरण होता है जहां पर बच्चे, जब घंटी बजती है विद्यालय लगने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं कि उनका मूड इतना नहीं होता है विद्यालय आने के लिए, ठीक है आ गए हैं, परंतु जैसे ही बच्चे विद्यालय से बाहर जाते हैं, जो 4:30 बजे की घंटी बजती है छुट्टी की, उसमें जिस उत्साह के साथ वो यहाँ से निकल कर भागते हैं, यदि वही वातावरण हम बच्चों का हमारे विद्यालय लगने के समय में दे, अर्थात हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो व्यवहार, हमारी जो क्रियाशीलता, हमारी जो क्रियाकलाप, हमारी जो गतिविधियां हैं वो इतनी जीवंत हो, इतनी सुमधुर हो, इतनी आकर्षक हो, इतनी रोचक हो कि बच्चा विद्यालय में आने के लिए आतुर हो। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो कार्यक्रम वो जीवंत है, हमारा जो विद्यालय है वो जीवंत है। और एक बात हम और भी कह सकते हैं कि जीवंत विद्यालय के अंतर्गत हम कुछ हमारे लक्ष्यों को लेकर चलें। लक्ष्य क्या हो सकते हैं? लक्ष्य हो सकते हैं हमारे विकासात्मक लक्ष्य हो सकते हैं 3 प्रकार से, कि स्वास्थ्य और देखभाल का हो सकता है, बच्चा अच्छा संप्रेषक बन सकता है और अपने आसपास के वातावरण के साथ जुड़कर वो सीखने के लिए तैयार हो सकता है। ये एक जीवंत विद्यालय का एक सशक्त उदाहरण हो सकता है कि हमारी विकासात्मक लक्ष्यों को भी साथ में लेकर कार्य करें। तो मुझे लगता है कि हम उस जीवंत विद्यालय के अभिप्राय को समझा सकते हैं और उसके साथ साथ हम बच्चों को सीखने सिखाने के लिए जो गतिविधियां उन्हें कर सकते हैं। मेरा ये विचार है। इसी के साथ हम इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि हम ये बात ना करें कि हमारी शाला में कौन से संसाधन है और कौन से नहीं है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी शाला में जो भी संसाधन है और जो भी आसपास के परिवेश से मिलती जुलती एक्टिविटी है, हम वो करके बच्चे के सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को हम अच्छे से कर सके। हमारा उद्देश्य बच्चों में वो समझ विकसित करना है ताकि वो लोग, हम जो उन्हें मैसेज देना चाहते हैं, बच्चे उसे आसानी से समझ जाए और अपने दैनिक जीवन में वो उनका उपयोग करें। जीवंत विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे जब शाला में आए तो इतने खुश होकर आए कि घर के पूरे वातावरण को छोड़कर जब वो शाला में आए तो उन्हें लगना चाहिए कि हम विद्यालय आए, खुश होकर विद्यालय आए। वैसे जैसे अभी कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ। तो विद्यालय एक ऐसा संसाधन है जहां पर उसकी दीवारें बोलना चाहिए, उसका छत बोलना चाहिए, मतलब वो दिखे कि जिधर नजर घुमाए उसे विद्यालय ऐसा लगे कि मेरे से बात कर रहा है, कुछ मुझे बता रहा है। अभी मैंने एक व्हाट्सएप में किसी की डीपी देखी थी, श्योपुर जिले के हैं वो,
तो श्योपुर में वैसे भी अभी एक नेशनल पार्क को जीवित किया है चीते छोड़कर। तो ऐसे ही एक मैंने एक विद्यालय की छत, उनके पीछे प्रिंट में छत दिख रहा है पीछे, तो उस पर उन्होंने सभी ग्रहों को प्रिंट करवा रखा है। इतना सुंदर लग रहा है वो। तो हम भी हमारे विद्यालयों को इसी प्रकार से जीवंत बनाकर रखें ताकि बच्चे जिधर नजर घुमाएं उधर उन्हें अच्छा लगे कि अरे हम। इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अभी जो सीएम राइज का कंसेप्ट आया, और मुझे अभी मंदसौर जिले में थोड़ा सा काम करने का अवसर मिला एक सीएम राइज में। तो जो अभी सर ने आपको बताया उसमें वो चीज़ बिल्कुल मौलिकता से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने काम करा के उसको प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में, और खास करके कक्षा 1 और 2 के जो बालक बालिका थे उनके लिए कक्ष इतने बेहतर बनाए कि आप लोगों ने यहाँ जिले में भी देखे होंगे और जिले से बाहर भी देखे होंगे। तो जैसा हम चाहते हैं उसका बहुत सारा काम हुआ है। इस कंसेप्ट को तैयार करने के पहले हमारी जो टीमें विदेश में गई और दिल्ली की शालाओं में उन्होंने जो भ्रमण किए हैं, हमारे जो भोपाल के अधिकारी या मेरे जो परिचित साथी थे उनमें से जो लोग बाहर गए, उनसे सुनने को मिलता है कि वहाँ की शालाओं में बच्चों का जो लगाव है, 100% उपस्थिति है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ की सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनमें हम मध्य प्रदेश में ज़्यादा तो नहीं करा पाए या हमारे ज़िले में ज़्यादा नहीं करा पाए, लेकिन जितना भी अभी तक हुआ है वो काबिल तारीफ है। और विशेष करके बड़वानी जैसे जो पिछले ज़िले में काम हुए हैं, इससे वाकिफ में 2016 से अब तक रहा हूँ, और मैंने भी प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी शालाओं तक में बहुत परिवर्तन कराया है। एसएसए के माध्यम से भी और आरएमएसए के माध्यम से भी, और बहुत बेहतरीन काम है। 10 रहते थे, हम अब ऊपर की तरफ अंडर। जीवंत विद्यालय से अभिप्राय है कि अगर बच्चों को पालक अगर बोले बेटा आज स्कूल होना चाहिए कि बच्चा नहीं पिताजी मैं तो आज विद्यालय जाऊंगा, है ना, ऐसा हमको माहौल बना के रखना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और भी इसमें हम जोड़ सकते हैं कि जैसे आदरणीय हमारे भाई साहब ने बोला, सुरेंद्र जी ने, कि विद्यालय में जो उनकी दीवारें बोलती है, किताबें बोलती है, तो सीधा सा मतलब इसका यह निकलता, अर्थ ये निकलता है कि विद्यालय सीखने सिखाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जहां पर बच्चे आते हैं। यदि शिक्षक उन्हें किसी कारणवश न भी पढ़ा पा रहे हैं या अध्ययन नहीं करवा पा रहे हैं, तो बच्चा उस आसपास के परिवेश में जितना अंकित है, जितना चित्रित है, जितना उसे दिखाई दे रहा है, उससे वो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो ये जब होगा जब विद्यालय जीवंत तो होकर बोलना शुरू करेगी, और उसके लिए हमें यह करना होगा, हमारे विद्यालय को उस हिसाब से ढालना होगा, उस हिसाब से बनाना होगा। जैसे बाला कार्य हो सकते हैं, हमारे भाई साहब ने बोला कि हम ग्रह नक्षत्रों को हमारे छत पर बना सकते हैं। हमारी बहुत सारी पोस्टर ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बोलती कहानियों की किताबें हैं हमारे पास कि बच्चा उन्हें देखकर अपने शिक्षा को या अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, वो स्वयं अपने ज्ञान को बढ़ाए। वो होता है जीवंत विद्यालय एक तरीके से। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है आप सभी ने। जीवंत से तात्पर्य मतलब कुल मिलाकर हमने निकाले है तो एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ बच्चा विद्या ग्रहण कर सके, जहाँ पर सबने काफ़ी अच्छी बातें बताई है कि जहाँ पर दीवारें बोल उठे, जहाँ पर अगर पालक बच्चे को मना भी करे कि आज तो स्कूल मत जाए तो भी बच्चा जिद करें। और इस प्रकार के माहौल हमारे रिमोट क्षेत्र में, हमारे ट्राइबल क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब इस प्रकार का माहौल हो जाएगा, जहाँ पर हर बच्चा विद्यालय आने के लिए तत्पर हो, जहाँ पर 2 प्रकार की घंटी सुनाई दे, दूसरी घंटी बजने के बाद वो उदास हो जाएगी, छुट्टी क्यों हो गई, तो हम ये कह सकते हैं, निसंदेह ये कह सकते हैं हम कि हमारा विद्यालय जो है एक जीवंत विद्यालय की श्रेणी में आता है। काफ़ी अच्छे विचार आप सभी ने रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि जीवंत विद्यालय सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि एक सबसे पहले हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें, एक ऐसा माहौल बच्चों को प्रदान करें जहाँ पर वह भय मुक्त होकर बड़े ही रोमांचित और खेल खेल तरीके के माध्यम से जो है शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो वही हम कह सकते हैं कि ये जीवंत विद्यालय का एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है। अब हम बात करें अगर जीवंत विद्यालय जो हम है, तो जीवंत विद्यालय में एक प्रिंट जो रचना होती है, हर विद्यालय जीवंत नहीं है परंतु बनाने की ओर अग्रसर है। हर शिक्षक, हर प्रधान पाठक जो है यह चाहता है कि उसका विद्यालय जीवंत हो, और जीवंत बनाने के लिए कहीं न कहीं अपने विद्यालय में वह प्रिंट रचनाएं, जिसको हम कह सकते हैं बाला, बहुत से कार्य होते हैं दीवारों पे पेंटिंग के। तो इसका क्या महत्व है, हम इस बिंदु पे चर्चा करते हैं कि जीवंत विद्यालय में प्रिंट रचना का क्या महत्व है। तो सर इस पे थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करें। सर जैसे हम कह सकते हैं कि एक सफल विद्यालय अपने जीवंत विद्यालय में कहें कि प्रिंट रचना का क्या महत्व होता है। प्रिंट रचना से हमारा तात्पर्य यह होता है कि हमारी चित्रित रंग बिरंगी पुस्तकें, सबसे पहली बात वो आती है, सबसे पहला जो आयाम उठ कर आता है हमारे पास वो होता है हमारी पुस्तकें। तो हमारी पुस्तकें इस प्रकार से बनी हो, वो इस प्रकार से उसका निर्माण किया गया हो कि वह स्वयं बोले, बच्चा उसे देखे, वो स्वयं उसे समझे, जाने। हमारे पुस्तकालयों में ऐसे पुस्तकों को, चित्रात्मक पुस्तकों का ज्यादा भंडारण होना चाहिए जहाँ चित्र के माध्यम से वो बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ सके, उसे जान सके, उसे देख सके। दूसरी बात एक और ये भी होती है कि चित्रों के माध्यम से हम किस प्रकार से बच्चों में उस कार्य को क्रियान्वित कर सके, या हम हमारी शिक्षा पद्धति को जीवंत उस माहौल में कैसे ढाल सके, ये सबसे बड़ी बात वहां पर होना चाहिए। जैसे बात करते हैं, अभी हमारा जो नया कॉन्सेप्ट लागू हुआ है कक्षा पहली और दूसरी में, अब सभी अंकुर के KRP भी रहे हैं हम सब, और हमारे जो साथी लोग आज जुड़े हैं वे कहीं न कहीं हमारे पहली और दूसरी को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे होंगे हमारे साथी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो उसमें जो किताबें इस बार जो पाठ्यक्रम जो दिया गया है वो बहुत समृद्ध पाठ्यक्रम है। प्रिंट का बहुत अच्छा सशक्त उसमें उदाहरण दिया गया और अच्छी तरीके से कठिनता की ओर उसे ले जाया जा रहा है। तो उसमें ज्यादा से जो हम रेडीनेस की बात करते हैं कि जब बच्चा हमारे है और बच्चा जो हमसे पढ़ने की बात करता है तो पहले भयमुक्त होता है, तो हम उसे उस भयमुक्त करते हैं। तो हमारे जो 5 सप्ताह हमारे जो होते हैं, उन 5 सप्ताहों में उस प्रिंट का, उन चित्रों का जो उपयोग होता है वो बहुत अच्छे तरीके से, सशक्त तरीके से हम उसका उदाहरण वहां पर दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। जो जानना चाहें हमारे शिक्षक जो 3 से 5 में पढ़ा रहे हैं वो भी उसे देखकर अपने बच्चों को उस कार्य के लिए अग्रसित कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और है, हम विद्यालय में पुस्तकों के अलावा यदि हमारे बच्चों से कोई विषय पर चित्रकारी करवाते हैं, का भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है कि बच्चे चित्रों के माध्यम से अपने भावों को उसमें ढाल सकता है कि किस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को बताते वो क्या चाहता है, प्रकृति हमसे क्या चाहती है, और यदि प्रकृति में यदि किसी प्रकार के कोई परिणाम आते हैं चित्रों के माध्यम से उसे बता सकता है। ये रचना एक बहुत अच्छा सशक्त उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बच्चों में चित्रों को देखकर सीखने की क्षमता उनमें बढ़ती है, उनके अंदर उत्साह आता है और चित्रों के माध्यम से वो जल्दी सीखते हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने बातचीत की थी कि अगर हम किसी काम में व्यस्त है तो हमारे जो चित्र है वो अपने आप बच्चों में सिखाने का काम करते हैं। तो हमें हमारे आसपास दीवारों पर इस तरह की पोस्टर बनवाना है, क्योंकि अभी अधिकतर शालाओं में बाला वर्क हो चुका है और बच्चे उनसे सीख भी रहे हैं, लेकिन और हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि बच्चे के सीखने के अवसर बच्चे के बढ़े और बच्चा अच्छे से सीख भी पाए। और जैसे हम लोग कहानी है, कहानी के माध्यम से कोई संदेश देते हैं, तो वही अगर चित्रों के माध्यम से हम बताएंगे तो बच्चों को याद भी रहेगा, बच्चों में उत्साह आएगा और बच्चे स्कूल की तरफ ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो सही है मैडम, जैसा कि सर ने कहा कि
हम बच्चों से चित्र बनवाएं। तो मेरा ऐसा भी सुझाव है कि हम एक क्यों ना बच्चों से एक कॉर्नर ऐसा शिक्षा का कोना, जैसे हमारी पुस्तकालय होती है, पुस्तकालय के पास ऐसा कुछ तैयार किया जाए जहां पर बच्चे अपने चित्र घर से बना कर लाएं। सप्ताह में एक बार इस गतिविधि को करवाएं कि घर से कुछ चित्र बना के लाए, उन चित्रों को हम उस दीवार पर तार में या किसी में पिन लगाकर रख दें, ताकि सभी बच्चे, दूसरे बच्चे जो बना कर नहीं लाए वो भी उनको देखें और उनसे भी बहुत कुछ वो सीखते रहेंगे। ऐसी गतिविधियां हमारी पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी, उन पुस्तकों के भी जो फ्रंट कवर पेज है वो उन्हें दिखते रहें, तो उनसे भी बच्चे काफी कुछ सीखते रहते, देखने से भी बच्चे काफी सीखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हम विद्यालय में पढ़ाते समय ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने पर रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे बच्चों को प्रिंट के माध्यम से पढ़ाने में हमें बहुत आसानी होती है। बिल्कुल सही बोला। इसमें एक हम बात और जोड़ सकते हैं, जिसमें हम चित्रों के माध्यम से बच्चों को वर्ण का ज्ञान कराते हैं। वो भी प्रिंट संरचना ही है, एक समृद्ध माध्यम है जिससे हमने शिक्षा ग्रहण की। हम लोगों ने उसी के आधार पर, उस वर्ण माला, उस चार्ट के आधार पर अपना ज्ञान संग्रहित किया है। हम उस तरफ भी उसको ले जा सकते हैं। हम टीएलएम के जो कार्ड होते हैं वो, और एबीएल के बहुत अच्छे कार्ड हमारे पास हैं। एबीएल के कुछ कार्ड हमारे साथ कर रखे हो, या एबीएल के जो हमारे त्योहार के जो जयंतियों के जो पोस्ट कार्ड संभाल के रखे हो, पोस्टर संभाल के रखे हो, तो हम बहुत अच्छी तरीके से बच्चों में उन्हें सशक्त माध्यम से इस बात को बता सकते हैं, या उनमें हम क्या कहेंगे कि बच्चे को मुखरित करने की जो एक बात आती है, मैं इसमें बात भी कहता हूँ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पढ़कर भी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, चित्रों को देखकर भावनाएं व्यक्त कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे बहिर्मुखी हो, अपने बातों को बहुत अच्छी तरीके से संप्रेषित कर सके, क्योंकि जीवंत विद्यालय में जो 3 लक्ष्य हमने माने हैं, उसमें एक लक्ष्य हमारा है वो है कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक अच्छा संवादक हो, अच्छा संप्रेषक हो, अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने वाला। तो वो कहाँ पर होगा? जब वो चित्रों के माध्यम से कुछ जानेगा, देखेगा, अपने ग्रुप में समूहों से चर्चा करेगा। हम चाहें तो उन चित्रों के माध्यम से चर्चा जब होगी तो स्वाभाविक है कि शिक्षक और बच्चे के बीच में वो बात इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जिस तरीके से बच्चा शिक्षक को नहीं बता पाता अपने भाव। परंतु यदि बच्चा अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करेगा तो अपने मन के भावों को अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकता है उस संरचना के माध्यम से। इसका हम कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रिंट संरचना का हमारे इस विद्यालय में, हमारी जैसे हमने देखा है कि कक्षा 1-2 के पुस्तकें हैं, उसमें अधिकतर चित्र रहते हैं ना, कहानियां रहती है, चित्र रहते हैं। छोटे बच्चे अब पढ़ने में तो रुचि नहीं रहते हैं, परंतु वो पुस्तक को बड़े ध्यान से देखते हैं और वो चित्र पे भी ध्यान स्कोर करते हैं। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जब बातें निकलती है तो कहीं न कहीं एक सूत्र से दूसरा सूत्र जुड़ता चला जाता है और बातों की जिस चित्र के माध्यम से हमने बात की थी, तो हमने यह भी बात की थी कि बच्चों को किस प्रकार से हम बहिर्मुखी बनाते हैं, किस प्रकार से उसमें अच्छे संवाद की हम बात को डालना चाहते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है कक्षा 1 और 2 का, इसमें यह होता है कि हम प्रतिदिन पहले सप्ताह से ही कहानी का एक विशेष अंक उसके अंदर हम देते हैं कि हम बच्चे को यदि अवर्ण या र वर्ण सिखा रहे हैं तो र वर्ण के बाद में हम उसे एक कहानी सुनाते हैं। तो हम उस कहानी में, उस कहानी के फ्रंट होता है, उस फ्रंट के बारे में चर्चा करते हैं। मैडम आप तो पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, तो उसमें उस तरीके से जब उसको चर्चा करते हैं तो बच्चा क्या होगा कि अपने भावों को उस चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकता है। इसके साथ हम इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं
कि जैसे बच्चों में मैं 6, 7, 8 क्लास के बच्चों की अगर बात करूं तो वो लोग कहानी पढ़ने में अगर रुचि नहीं दिखाते तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम क्लास के अंदर कोई कहानी या कहानी की बुक लेकर जाए और हम उसका एंड नहीं बताएं। हम इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि बच्चा जानना चाहे कि अब इस कहानी में आगे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर उसको पढ़ने की, क्योंकि पढ़ेगा वो तो उसकी शब्दावली बढ़ेगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर उत्साह पैदा करें, उसके लिए उसका अंत ना बताएं और इस कहानी को हम ऐसी जगह लाकर छोड़ दें जहां पर बच्चे के अंदर उत्साह आए कि अब इसके आगे क्या होने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से बच्चा उस कहानी को जानने के लिए उस पुस्तक को पढ़ेगा और हमारी ये जो गतिविधि है हम अच्छे से संचालित कर पाएंगे। जैसा कि मैडम ने भी आपको बताया और मेरा और आप सभी का ऐसा अनुभव रहा है कि जब कोई वेब सीरीज या जो सीरियल चलते हैं टीवी के ऊपर, वो डायरेक्टर उन चीज़ों को ऐसी जगह पर 30 या 40 मिनट के बाद लाकर क्लोज करते हैं कि हमको ये क्यूरियोसिटी हो जाती है कि अरे यार अब आगे क्या होगा। तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि क्यूरियोसिटी उसमें जागृत हो बच्चों में कि अब कल क्या पढ़ाएंगे, आज मैडम ने यहाँ तक छोड़ दिया, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हमको वो चीज़ मालूम पड़ जाती है जो आगे बढ़ना चाहिए थी। तो उसमें उत्साह और क्यूरियोसिटी जागृत करने का हमें कुछ न कुछ हौसला होना चाहिए। धन्यवाद सर। काफी अच्छी बातें निकल के आई है कि एक वास्तव में प्रिंट रचना जो है विद्यालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, हम लोग भी देखते हैं कि कई बार चित्र जो है बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। एक साइलेंट चित्र जो है बहुत सारी बातें बोल जाता है। जैसे हमने कई बार देखा है कि एक हॉर्न का चिन्ह है और उस हॉर्न पे जो है क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, तो हम देख के समझ जाते हैं कि यार यहाँ पर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। या कहीं पर अंधा मोड़ आ रहा है या कहीं पर हॉस्पिटल आ रहा है, या देखा हमने जहाँ पर पेट्रोल पंप है तो वहाँ पर एक जलती हुई माचिस पे क्रॉस का निशान लगा रहता है। तो कहीं कहीं वो चित्र अपने आप में बहुत बड़ी बातें बोल जाता है कि यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है अग्निशामक यंत्र का जो उपयोग न करें। तो चित्र जो है अपने आप में एक मतलब बोलती हुई बात है, जो कि भाषा है, जो कि बहुत कुछ बोल जाता है, जिसका विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बात हुई थी कि कॉर्नर की बात ने बात की थी कि रीडिंग कॉर्नर हो सकता है, और कक्षा 1 व 2 की बात हुई थी। कक्षा 1 व 2 का हमने देखा है कि जो अभी एनसीईआरटी नई बुक्स जो आई है कि आप हर पेज को देखिए, हर पृष्ठ पर चित्र बने हुए हैं, हर पृष्ठ जो है कलरफुल रंगीन है। तो इसका कारण ये है कि बच्चा रंगीन पेज देखकर, रंगीन चित्र देखकर जो है आकर्षित होता है और उन्हें देखता है। तो इसका बहुत महत्व है प्रिंट रचना का हमारे जीवंत विद्यालय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की बात मैं करूं तो एक सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि हम कहीं कहीं सभी लोग रिमोट एरिया में एक ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ट्राइबल क्षेत्र में एक शिक्षक को कई प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ता है। एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है हमें कि बच्चे हमारे यहाँ सतत अनुपस्थित रहते हैं, या तो अल्टरनेट आएंगे या कंटिन्यू लंबा गैप चले जाते हैं या पलायन कर जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या अनेक विद्यालय इसका जो है सामना कर रहे हैं। तो मेरा अगला प्रश्न इसी पे है कि सतत अनुपस्थित बच्चों को हम शाला में ठहराव करवाने के लिए एक शिक्षक अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकता है कि बच्चे नियमित स्कूल आए, प्रतिदिन स्कूल आए, और क्योंकि जीवंत विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वो है बच्चे। किसी भी विद्यालय को हम जीवंत कब कह सकते हैं, जब वहाँ पर बच्चे मौजूद हो। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि विद्यालयों में हमारे बच्चे सतत जो अनुपस्थित हैं उन्हें विद्यालय से वापस जोड़ना है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। तो इसमें शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करें। सही कहा सर आपने कि जिस प्रकार से एक शरीर में जब तक आत्मा होती है, श्वास होती, तब तक वो शरीर जीवंत माना जाता है, वरना वो शरीर जीवंत नहीं रहता। उसी प्रकार से एक विद्यालय में यदि बच्चे ही उसकी आत्मा, बच्चे ही उसके साथ है, उसका जीवन है। आपने बहुत सारे संसाधन खड़े कर दिए वहां पर, यदि वहां पर बच्चे नहीं है तो संसाधन
कोई औचित्य। अब हम बात इस बात पर करते हैं कि सतत हम लोग हम शाला में ठहराव कैसे करवाएं, क्यों इसका एक रीजन होता है कि कहीं कहीं पर बात नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं पर होता है, या हो सकता है कहेंगे जो बात बताई जा रही है, जो बात कही जा रही है, वो बच्चे की समझ में नहीं आ पा रही है। एक बहुत अच्छा उदाहरण बच्चा कंटिन्यू नहीं होता है कि बच्चा हमारे पास आज आया, कल नहीं आया, परसों आया, परसों नहीं आया, तो हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा जो सिलेबस होता है कंटिन्यू होता है। अधिकतर हम कंटिन्यू सिलेबस को करते हैं, क्या ये सिलेबस हमारा निरंतर आगे चलता रहेगा। तो उसमें ये होता है कि बच्चा आज आया, कल नहीं आया, परसों आया, और जब हम तो बच्चा कल नहीं आया है उसे आज हम कल के प्रश्नों को करेंगे तो कहीं ना कहीं झिझक होती है। तो एक बार उसे डांट पड़ती है, सोचता है, दूसरी बार उसे लगेगा कि यार रोज कल नहीं आया, आज नहीं आया। तो हमारा ये नहीं कि कहीं कहीं उसे यह होगा कि जब बच्चे से प्रश्न किया जाता है, बच्चा पूरी क्लास में तो उत्तर नहीं दे पाता, उसका डांट पड़े, क्यों नहीं सुनाते हो, किस प्रकार की बात हो, तो कहीं पे बच्चा अपने अभिमान पर भी उस चीज को लेता है। तो वो क्या करता है कि उसे विद्यालय से कल ही रखने लगता है। विद्यालय को रुचिकर नहीं होता है, विद्यालय को रुचि नहीं का, वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा विद्यालय की पढ़ाई से बाहर होते होते ड्रॉप आउट की तरफ चला जाता है, पूर्णतः वो बाहर की ओर चला जाता है। हाँ, एक यह भी है कि हम सबसे पहले जो बच्चे नियमित नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले जो बच्चा जिस दिन आया है उस दिन सबसे पहले उसके कारण कि भैया आप कल किस वजह से नहीं स्कूल आए, और आप स्कूल नहीं आए तो उसका कारण क्या रहा। यदि वो समस्या विद्यालय स्तर तक है या उसके संपर्क करने पर भी तो बिल्कुल हमें उसके पालक को निराकरण करना चाहिए कि भैया आपका बच्चा डेली नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उसके जो अध्यापन में, शिक्षा ग्रहण करने में जो समस्याएं आती है, जो बाधाएं हो रही है, वो पूर्णतः दूर नहीं हो पाएगी और बच्चा पूर्णतः अपनी शिक्षा की धारा में नहीं जुड़ पाएगा। तो मेरे हिसाब से समस्याओं को जाने और उसका सॉल्यूशन करने कार्य करें, ताकि हम बच्चों की अनुपस्थिति को उपस्थिति में बदल सकते हैं। मेरा यह विचार है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम पालकों से संपर्क करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वहाँ के पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें उनसे बात करनी होगी, शिक्षा के महत्व को समझाना होगा और उन्हें बताना होगा कि अगर बच्चा ये बाकी के जो काम है जिसमें उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व किया है वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो उसको आगे लेकर जाएगी और ये समय निकलने पर बच्चे नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम पालकों से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ हम जन समुदाय, जो आसपास के जो लोग हैं, उनकी भी हम सहायता ले सकते हैं, उनसे भी हम सहयोग ले सकते हैं और उनके माध्यम से भी हम अपनी बात पेरेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चा कभी कभी कोई मानसिक रूप से परेशान होता है और इसकी वजह से भी वो पढ़ाई में अपनी रुचि नहीं दिखा पाता है। तो एज ए टीचर हम लोगों को ये समझना होगा कि बच्चा कौन सी प्रॉब्लम मेंटल लेवल पर फेस कर रहा है। अगर हम इसके लिए हमें बच्चे से अकेले में भी बात करनी होगी, क्योंकि हो सकता है बच्चा सबके सामने अपनी बात साझा ना करे, तो हम अकेले में बच्चे से बात करें, उसके कारणों को जानना चाहे और अगर हमें लग सकता है कि उसके कारण हमारे स्तर से हम उसे दूर कर सकते हैं तो बिल्कुल जो भी संभव है वो प्रयास किए जाने चाहिए। विद्यालय को जीवंत बनाना तो शिक्षक के ही हाथ में होता है। अनुपस्थित है, जैसे हमारे क्षेत्र में अगर हम देखें तो पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होना भी है, जिसके कारण बच्चे माता पिता के साथ में महाराष्ट्र कई जगह माता पिता के साथ जाते हैं। अब उसके अलावा कभी कभी उन चीजों को हम रोक भी सकते हैं। जैसे अभी हमारे विद्यालय का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक बालिका, बहुत टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली बालिका, वो 2 दिन से उदास दिख रही थी। मैंने उससे पूछा, एक दिन तो लास्ट वाले दिन तो रोने लगी थी, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, क्या कारण है? तो बोले हम लोग गुजरात, मतलब कल गुजरात जाने वाले हैं। तो
अब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो मतलब स्कूल की जान एक तरह से, बच्चे काफी प्रतिभाशाली है, तो मुझे भी लगा रहा है ये तो बहुत बुरा होगा। तो हमने बातचीत की उसके, मैंने कहा इनको दादा दादी के पास, तो फिर वो जैसे तैसे वो तैयार हो और उन बच्चों को यहीं उन्होंने रहने दिया। तो शिक्षक तो पूर्ण कड़ी है, जब तक बच्चों से बात नहीं करेंगे, है ना, तो तब तक बच्चे हमारे विद्यालय में, एक चीज दूसरी ये भी होती है कि बच्चों को अपना एक महत्व भी मिलना चाहिए। विद्यालय वो आता है, उसको महत्व मिल जाए थोड़ा सा, कि मैंने भले उसने अनार का अ लिखा और अनार के अ पे हमने उसकी प्रतिक्रिया, अरे वाह बहुत अच्छा अनार बनाया तूने, तो वो खुश हो जाता है। और अगले दिन वो वापस, यार कल मैं आम बना के, तो फिर मुझे गुड मतलब अच्छा कहेंगे सर। तो इस तरीके से जब हमारे प्रयास रहेंगे तो बच्चा निरंतर जुड़ा रहेगा, और वो अनुपस्थित वो खुद नहीं होना चाहेगा कि मैं घर रुकूं। तो उसको इम्पोर्टेंस देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम इस बारीकी को हम ध्यान रखें कि हमारे हर बच्चे की छोटी से छोटी गतिविधि को हम प्रोत्साहित करें, और प्रोत्साहित करेंगे तो वो निश्चित विद्यालय प्रतिदिन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अनुपस्थित बच्चों के लिए सबसे पहले तो हम बड़वानी जिले में पाटी विकासखंड और हमारा सेंधवा विकासखंड इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। ज्यादा करके दिक्कतें यही आती है, जहाँ बस्ती वाले गांव रहते हैं वहाँ पे बच्चों की उपस्थिति इतनी नहीं रहती है, ज्यादा अनुपस्थित। परंतु जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में ये क्षेत्र आते हैं वहाँ पे थोड़ा पिछड़ापन है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो पालकों को शिक्षा का महत्व बताना पड़ेगा, है ना। शिक्षा के बिना तुम्हारे कोई अधिकार नहीं पा सकते, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है ना। जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, वहां पे जैसे पालक संपर्क हम करने जाते हैं, है ना, जो बच्चा अनुपस्थित रहता है उन्हें बुलाने के लिए जाते हैं, तो वो कई बकरी चराने में पहुंचा देते हैं या खेत में अन्य काम करने के लिए लगा देते हैं। ऐसे पालकों को जाकर स्कूल और शिक्षा के बारे में, शिक्षा का महत्व बताना पड़ेगा, पालक को जागरूक करना पड़ेगा, तब वह बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। उसके लिए पालक को बताना पड़ेगा कि बच्चे को शासन द्वारा अपने विद्यालय में यूनिफॉर्म, एमडीएम, स्कॉलर, साइकिल आदि सुविधाएं मिलती है। आपको सिर्फ आपके बालक को विद्यालय पहुंचाना है, बाकी शासन आपके बालक को एक समृद्ध बना देगी, एक शिक्षित बना देगी। और अभी जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्र में पालक होने, उन्हें जब कम पढ़े लिखे रहते हैं, उन्हें भी जागरूक करना पड़ेगा कि शासन की अनेक योजनाएं चलती है ना, वो उनको खुद नहीं समझ पा रहे। तो बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो योजनाएं उनके पिताजी तक पहुंचा देंगे और आने वाला जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी बातें बताई अभी कि बच्चों की गतिविधि को प्रोत्साहन देना, साथ ही साथ हमारे पालकों की जो समस्याएं है उनका निवारण लेना हमें, और पालकों संपर्क करना, बातचीत करना, आर्थिक स्थिति, ये सारी बातें आती है। अब इन सब में एक और मुख्य कड़ी होती है, हम तो पालकों से संपर्क करते ही हैं, परंतु हमारी एक स्थानीय कड़ी है ग्राम की, वो है हमारी प्रबंधन समिति। यदि हम प्रबंधन समिति को इसमें इन्वॉल्व करके बच्चे के साथ संपर्क करें, पालकों से संपर्क करें, तो हो सकता है कि शिक्षक की बात को कभी कभी पालक उतना गौर नहीं कर पाता। हो सकता है बहुत सारे शिक्षक पालक ऐसे होते हैं, हाँ ठीक है सर का तो काम है आना पढ़ाना करना, परंतु जब प्रबंधन समिति का जो मुखिया होता है, जो गाँव का मुखिया होता है, वो या हमारे अध्यक्ष जो होते हैं, वो यदि कभी उस चीज को वहां पर जाकर समझाए और बोले कि नहीं भैया ये समिति है और इस समिति के आपके साथ में आपको ये कार्य करना ही है और आपको बच्चों को भेजना ही पड़ेगा, तो बात बहुत अलग हो जाती है एक तरीके से। तो मेरा ये है कि हम यहाँ पर ठहराव के लिए एक कार्य कर सकते हैं कि हम प्रबंधन समिति का भी भरपूर उपयोग कर सकते हैं, ताकि अनुपस्थित स्थिति में हमारा जो ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। व्यास जी, इसमें एक और मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि अनुपस्थित बच्चे का एक कारण ये भी हो सकता है कि वो शायद शिक्षक की कार्यशैली
समझ नहीं पाया होगा, ये भी हो सकता है ना। तो उसके लिए शिक्षक उस क्षेत्र को सबसे पहले तो बच्चों को समझना पड़ेगा हमको कि बच्चा हमसे क्या चाह रहा है। अगर हम बच्चे को समझ लिए तो ये समझ लो कि हमारी जो हम काम बच्चे के ऊपर करना चाहते, पढ़ाना चाहते हैं, तो हम सफल हो जाएंगे। जब तक हम बच्चे को नहीं समझ पाएंगे तो वो चाहता क्या है हमसे, है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो अनुपस्थिति का एक कारण ये भी हो सकता है। बातें निकल के आई है, सबने भी अच्छी बातें बताई है कि शिक्षकों का बच्चों से जुड़ाव होना निकाली भूमिका होती है, क्योंकि उसके द्वारा ही हम अपने विद्यालय को एक सफल विद्यालय की श्रेणी में ला सकते हैं। क्योंकि एसएमसी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक एजेंसी होती है जिसके द्वारा, जिसके सहयोग से, जिसके मार्गदर्शन में हम अपने विद्यालय को एक जीवंत विद्यालय का दर्जा दिला सकते हैं। तो मेरा अगली कड़ी में यही बात है कि एक अगला जो मेरा प्रश्न है कि एक सफल विद्यालय में या एक सफल विद्यालय को हम उस श्रेणी में लाने के लिए जो हमारी शाला प्रबंधन समिति है एसएमसी, इसके क्या दायित्व हैं, इसका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से एक पाठक किस प्रकार से इस एजेंसी का उपयोग करके अपने विद्यालय को एक सफल विद्यालय की श्रेणी में, तो थोड़ा इस पे विचार अपने व्यक्त करें, एसएमसी के महत्व पे अपने विचार व्यक्त करें। जी सर, एसएमसी शाला प्रबंधन समिति एक महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी मानी जाती है विद्यालय के लिए। उससे जुड़कर अगर हम विद्यालय में काम करें तो हमें सफलता अपार मिलेगी, क्योंकि हम समिति वही गांव की रहती है ना। उस समिति के अंदर छात्रों के पिता माता जुड़े रहते हैं, है ना। हमारे से ज्यादा वहाँ की स्थिति वो जानते हैं, है ना। उससे हम महीने में हो सके तो 15 दिन में एक बैठक लेके, है ना, हमारी विद्यालय में आने वाली समस्याओं के बारे में, जैसे बच्चे की अनुपस्थिति, विद्यालय का वातावरण या विद्यालय संबंधित कोई भी काम हो, अगर एक बैठक लेकर शाला प्रबंधन समिति को के साथ में बैठक लेके हम जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को अवगत कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाधान में बिल्कुल सहयोग करेंगे। और अधिकतर समय तो 70% बच्चों के साथ शाला प्रबंधन समिति के ही सदस्य रहते हैं, तो उनका सहयोग विशेष रहता है। अगर उनके माध्यम से हम हमारी विद्यालय को सहयोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमको सफलता मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि सभी विद्यालयों में कम से कम 1 माह में एसएमसी की बैठक लेके जो भी हमारी समस्या है उस पे समीक्षा करनी चाहिए। जी सर, आपने सही कहा कि प्रबंधन समिति की एक बैठक, और उससे पहले हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा, जोशी जी ने, कि जो प्रबंधन समिति वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बस यहाँ पर बात आती है अपनी जिज्ञासा की, और अपने जो एक शब्द हम कहते हैं कि जिसे हम क्या कहना चाहिए हमें, कि इच्छा शक्ति, कि इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए वहां पर हमारी। तो प्रबंधन समिति से हम बहुत सारा कार्य करवा सकते हैं। साथ में प्रबंधन समिति की जो आप बैठक लेते हैं, उन बैठकों में हम ऐसे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे हमारे विद्यालय को उत्तरोत्तर वृद्धि मिलती चली जाए, उत्तरोत्तर सफलता मिलती चली जाए। तो उसके लिए हम प्रबंधन समिति का जो पावर है उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, वहां पर जो संसाधन है, जो संसाधनों की कमी है, सबसे पहले हम चाहें कि प्रबंधन समिति वही होती है, प्रबंधन समिति के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य हमारे बच्चों के ही, जो अध्ययनरत होते हैं बच्चे, उनके ही पालक, उनके सदस्य होते हैं। कोई बाहर से अलग से हम कोई नए सदस्यों का उसमें जुड़ाव नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे जो पार्षद और पंच जो होते हैं वही बाहर से हमारे इसमें मनोनीत होकर आते हैं, वरना जितने भी हमारे सदस्य होते हैं वो सब हमारे विद्यालय के बच्चों के माता पिता ही होते हैं, अभिभावक ही होते हैं। तो वहां पर बच्चों का
क्या लाभ, क्या हानि, क्या बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर सकते, इन सारी चीजों को प्रबंधन समिति बहुत अच्छी तरीके से जानती है। प्रबंधन समिति विद्यालय संचालन के अच्छे नियम बना सकती है। एक सफल विद्यालय के संचालन में सबसे पहला जो होता है वो होता है अपनी योजना तैयार करना, विकास योजना तैयार करना, शाला विकास योजना। कि शाला विकास योजना में बच्चों को पालक संपर्क समिति अपने प्रबंधन समिति क्या करेगी, कौन से ऐसे नवाचार प्रबंधन समिति के द्वारा किए जाए तो आसपास के अन्य गांवों के लिए, अन्य विद्यालयों के लिए भी एक बहुत अच्छा उद्देश्य शिक्षा बनकर आए, तो वो होना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे हिसाब से। वो होना चाहिए। प्रबंधन समिति अच्छे नियम बनाए शाला संचालन को लेकर, चाहे उसमें शिक्षक भी तो ना आता हो, है ना, पढ़ने भी क्यों ना आती हो, कोई भी आना हो, वो सारे उस नियम के दायरे में आना चाहिए। तो एक अच्छी शिक्षण गतिविधि का संचालन के नियम बनना चाहिए। दूसरी बात, विद्यालय में जो संसाधनों की कमी है उसकी पूर्ति भी विद्यालय के प्रबंधन समिति के द्वारा की जाती है। जैसे यदि कोई विद्यालय में किचन सेट नहीं है, विद्यालय में यदि कभी भवन नहीं है, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो ये कौन करेगा? ये प्रबंधन समिति के माध्यम से ही की जाती है। यदि उसे स्मार्ट क्लास बनाना है तो उसके लिए किस प्रकार का अवसर, अनिवार्य नहीं है कि हम हमेशा सरकार के भरोसे बैठे, हम जन भागीदारी से वो कार्य कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में अच्छा स्मार्ट क्लास करवा सकते हैं, एक कंप्यूटर की व्यवस्था करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट की व्यवस्था करवा सकते हैं, हमारी खेल सामग्री की व्यवस्थाएं करवा सकते हैं। ये सारी जो गतिविधियां होती है वो हम ले सकते हैं। और यदि कोई विद्यालय तो प्रबंधन समिति अनुमोदन भी करती है कि क्या चीजें, जो हमारे पास एक राशि आती है सालाना बच्चों की संख्या के हिसाब से 12,500, 50,000, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी आती, वो उसके माध्यम से क्या खरीदना, क्या नहीं खरीदना, किस प्रकार के उचित संसाधन है, सामान हम खरीदे जिससे बच्चों को उसमें सीखने सिखाने में ज्यादा लाभ मिले। ये सारी चीजें प्रबंधन समिति बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। और हमारे जो आ जाए तो हमारे जो भी भौतिक संसाधन है या भौतिक सहभागिता को बढ़ाकर हम क्योंकि होता क्या है कि विद्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर कक्ष तक, विद्यालय के प्रवेश द्वार से लेकर कक्ष तक आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं को एसएमसी द्वारा हम आसानी से हल कर सकते हैं। उसमें चाहे मानवीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन हो, या जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों का अनवरत विद्यालय ना आना या सतत स्कूल ना आना। क्योंकि कहीं न कहीं गांव के जब लोगों को विश्वास में लेकर ऐसे पालकों से संपर्क किया जाएगा जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, तो जब उन्हीं के लोग उनसे बात करेंगे तो बच्चे उनकी बात को आसानी से समझेंगे। तो एसएमसी का बहुत बड़ा दायित्व होता है, एक बहुत बड़ी एजेंसी होती है जिसके द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अब कोई भी शिक्षक साथी जो है, कोई समस्या हो, कोई बात रखना चाहते हो, कोई प्रश्न आ रहा हो अपने मन में, तो निसंदेह अपनी बात को रख सकते हैं। अगर बात रखने में सुविधा नहीं हो रही हो तो मैसेज बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि संवाद जरूरी है, संवाद होगा, ऐसा नहीं हो कि सदन की एक ओर से हम बोले जा रहे हैं। तो थोड़ा मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप भी अपनी बात रखें, क्योंकि जब शिक्षक फील्ड में काम करता है तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। हम भी आप लोगों के साथ ही है,
हम भी शिक्षक साथी है, और परंतु फिर भी कई प्रकार की समस्याओं को हल करते हुए काम को अपने अंजाम तक पहुंचाता है। कोई ऐसी प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न ऐसा हो, या हम लोगों के अलावा भी आपको अच्छे विचार आ रहे हो, तो आपका स्वागत है, अपनी बात आप रख सकते हैं। सेंधा ब्लॉक से कोई बोलना चाहता है? हम एक ब्लॉक ले लेते चले। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते कुशवाहा जी, स्वागत है आपका। सर जी सर कहिए। FLN पे हम काम कर रहे हैं जी, और समस्याएं तो आपने सभी बता दी है कि भाई अपने ट्राइबल में क्या समस्याएं होती है जी। लेकिन अभी लगभग 15 से 20 दिनों की बात है। अच्छा। सर पहले 5 वर्ष तक गणवेश की जानकारी बनवाई गई जी। जी। उसके बाद में अभी जाति प्रमाण पत्र के कार्य करवाए जा रहे हैं, और कहीं कहीं बेचारा एकल शिक्षक होने के कारण काफी समस्याएं उसके सामने आती है। अगर कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के अलावा वो काम और उनमें सामंजस्य बिठाना, तो कृपया अगर इससे हेतु कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो सभी साथियों को फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। निसंदेह आपने जो है अपनी पीड़ा व्यक्त करी, कहेंगे ये सभी साथियों की ये पीड़ा है, क्योंकि एक शिक्षक का जो दायित्व है मुख्य रूप से पढ़ाना है। पर मेरा यह मानना है कि एक शिक्षक ही ऐसा है जो सारे काम अच्छे से कर सकता है। एक शिक्षक, शिक्षा विभाग का शिक्षक ही ऐसा है जिसपे सारे दायित्व जो है आदमी व्यक्ति सामने वाला आंख बंद करके विश्वास कर सकता है कि हाँ मैंने इसे जो काम दिया है वो काम सही होगा। क्योंकि हमारे विभाग के अलावा 51 विभाग और हैं, मानता हूं मैं, पर कहीं न कहीं ये ईश्वर की कृपा मान के चलिए या ईश्वर का दायित्व समझते हैं कि ये लोग इस काम को शिक्षा विभाग काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि हर काम को एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेके चलें, क्योंकि चाहे चुनाव का काम हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का काम हो, चाहे वह आयुष्मान कार्ड का काम हो, क्योंकि हमारा दायित्व है और हम इस काम को भली भांति अच्छे से कर सकते हैं। ये हम ही नहीं, अन्य विभाग वाले भी जानते हैं कि शिक्षक को कोई दायित्व सौंप दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो काम पूर्ण रूप से सही और 100% सफल होगा। तो निसंदेह इस काम को करते जाना है। साथ में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, वो भी कहीं न कहीं हमें देना है, समय निकाल के करना है। और मेरा मानना है कि शिक्षक अपने आप में पूर्ण होता है, वो सब कुछ कर सकता है, चाहे उसे 50 काम भी दे दे तो भी वह अपने बच्चों के लिए कुछ समय तो निकाल लेता है, विद्यालय के बच्चों के लिए, कि नहीं मैं विद्यालय आया हूँ तो भले मैं आधा घंटा 1 घंटा पढ़ूंगा, पर पढ़ूंगा मैं, ये काम भी करूंगा, उसके अलावा मुझे जो दायित्व दिया गया है उस काम को भी करूंगा मैं। ये केवल एक शिक्षक में ही गुण हो सकते हैं कि नहीं मुझे जो दायित्व दिया है वो काम तो करूंगा, साथ में जो मेरा मेन दायित्व है पढ़ाने का वो काम भी मैं करूंगा। तो कहीं न कहीं हमें इस काम को भी करना है, क्योंकि शासन की योजना है और कहीं न कहीं हम लोग शासन से जुड़े हुए हैं, उनके अंग है। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए आप चलिए। और आप तो सक्षम हो यार कुशवाहा जी, कोई दिक्कत थोड़ी है। सक्षम बना देंगे कुशवाहा जी। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन फिर भी हम कुछ करने की अगर ताकत रखते हैं तभी तो हम पर भरोसा किया जाता है ना। तो ऐसा है कि ईश्वर जिन पर भरोसा करता है उनको माता पिता बनाता है, और जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है ईश्वर उनको शिक्षक बनाता है। तो सारी चिंताओं को छोड़ के, ठीक है, एक वो कहा है ना, एक उछालो यारों, तो हम सारे कामों के साथ हमारे जो दायित्व है, मुख्य दायित्व हमारा, उसे भी लेते चले साथ में।
ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। और कोई समस्या हो, कोई साथी कोई अपनी बात रखना चाहता है तो स्वागत है। क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक के आसपास हमने बात की थी। हमारा जो टॉपिक था जीवंत विद्यालय में प्रिंट समृद्ध वातावरण का महत्व। इस टॉपिक को लेकर हमारे साथियों ने अपने विचार व्यक्त करें। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा बिंदु छूट गया हो जो हमारे ध्यान में ना आया हो तो मेरा आप साथियों से निवेदन है कि वे अपनी बात को निसंकोच भाव से रखें। ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ समय भी हो चुका है और इसके बाद अगली जो हमारा 2 बजे से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी को प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमारे एमटी साथी श्री रघुवीर सोलंकी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और आभार व्यक्त करें। आदरणीय समस्त साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के से जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद में पाटी, निवाली और सेंधवा विकासखंड के समस्त कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक, बीएससी, सीएससी एवं बीआरसी महोदय जुड़े हुए हैं। और आज का जो विषय था हमारा, जो जीवंत विद्यालय में प्रिंट समृद्ध वातावरण के निर्माण किस प्रकार से किया जाए और जीवंत विद्यालय क्या होता है और उसमें प्रिंट समृद्ध वातावरण किस प्रकार सहायता करता है, इस विषय में हमारी पूरी चर्चा हुई। और जो हमारे शिक्षक साथी अभी जुड़े हुए हैं इन संवाद में उन्होंने भाग लिया है। यदि कोई साथी नहीं जुड़ा हुआ है तो कल इस पूरे लाइव प्रसारण का यूट्यूब वीडियो आपको भेजा जाएगा जिले से। वो समस्त साथी जो जुड़ नहीं पाए हैं वो इसको देख पाएंगे पूरे संवाद को। और आप सभी सेंधवा, निवाली और पाटी विकासखंड के समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इस शैक्षिक संवाद में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आप लेफ्ट हो सकते हैं, धन्यवाद।